2019 के महासमर का शंखनाद हो गया है। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 चरणों में देश भर में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां अपने 5 साल के कामों को लेकर फिर से जनादेश पाने का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे नकारते हुए सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है। आखिर कैसे होंगे चुनाव और कैसी है चुनाव की तैयारी, जानेंगे हम अगले आधे घंटे। तो शुरू करते हैं 2019 का महाभारत। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनके नतीजे 23 मई को सामने आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही रविवार को न सिर्फ 2019 के महासमर का बिगुल बज गया, बल्कि रविवार से ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीखों की घोषणा करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस बार देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। I would like to inform all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. कितने चरणों में आम चुनाव होंगे ये जानने के बाद अब जान लीजिए देश में किस किस दिन चुनाव होना है। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए किस दिन कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 मई को 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने होने वाले आम चुनाव के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। इसमें लोकसभा चुनाव में इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी बूथों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। ईवीएम ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। Central police forces are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed to ensure free and fair elections. चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया। मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अपनी सक्रिय सहभागिता से सफल बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव ऐतिहासिक नतीजे देंगे। मैं पहली बार वोट डालने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आम चुनाव के शंखनाद के साथ ही 7 चरण में होने वाले मतदान को विस्तार से देख लीजिए। ये भी जान लीजिए कि किन राज्यों में 90 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग किस किस तारीख को करेंगे। आम चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद देश में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 543 सीटों पर मतदान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान होंगे। अलग अलग चरणों में होने वाले मतदान को विस्तार से देख लीजिए। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान, अरुणाचल की 2, असम की 5, बिहार की 4,
छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, ओडिशा की 4, सिक्किम की 1, तेलंगाना की सभी 17 सीटें, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 2, अंडमान निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान होंगे, जिसमें असम में 5 सीटों पर, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3 और पुदुचेरी में 1 सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें असम की 4 सीटों पर, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा नागर हवेली की 1 और दमन दीव की 1 सीट पर मतदान होंगे। वहीं 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होंगे। 6 मई को 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होंगे। छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं आखिरी और 7वें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की बाकी बची 8 सीटें, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की सभी 13, चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल प्रदेश की 4 और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं, यानी कि आपको कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। देश में पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। इससे वोटर्स को यह पता चल सकेगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया वो उसे मिला या नहीं। इसके अलावा पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी। साथ ही इस बार के चुनाव में ईवीएम की ट्रैकिंग भी की जाएगी, जिसके लिए जीपीएस लगा होगा। इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए काफी अहम है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी और पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। And as an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters, where you press the button in front of that, there's a photograph of the candidate also. So that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उसकी ओर से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। पहले कुछ चुनिंदा बूथों पर ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार पूरे देश में सभी बूथों पर इस्तेमाल किया जाएगा। VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. इतना ही नहीं, इस बार ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा इस बार के चुनाव में हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा और उम्मीदवारों को अपना पैन नंबर देकर पिछले 5 सालों की आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पहले के चुनावों में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। तो हर मायने में इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है। इस बार चुनाव आयोग ने हर नागरिक को ऑब्जर्वर बना दिया है। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल न उठे, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है सी विजिल ऐप। इसके जरिए कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी उम्मीदवार को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक सीधे पहुंचा सकेगा। इस बार आप भी करेंगे चुनावों की निगरानी।
चुनाव आयोग ने दी हर नागरिक को जिम्मेदारी, जितने हाथ में स्मार्टफोन उतने लोग होंगे ऑब्जर्वर। चुनावों की निष्पक्षता के लिए हाईटेक इंतजाम। चुनाव चाहे लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभा का, नतीजों के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से तो मसला कई बार गर्म हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने इन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट बंडलों की निगरानी जीपीएस से की जाएगी। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। हर बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी। और इन सब से हटकर देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन चुनाव आयोग के लिए खुफिया कैमरे की तरह काम कर सकेंगे। C-Vigil is an Android app which helps citizens to record any violation of Model Code of Conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option. इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर C-Vigil ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको लगे कि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको बस उसका वीडियो बनाकर ऐप पर डाउनलोड कर देना है। आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं या फिर उजागर कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा और आपको एक्शन की जानकारी भी दी जाएगी। निसंदेह C-Vigil ऐप निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न कराने की घोषणा की गई है। बिहार की 40 सीटों के लिए सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। कहां कहां कब वोटिंग होनी है, आइए जानते हैं। आ गई है आम चुनाव की तारीख। शुरू होने जा रहा है रैलियों का रेला। सभी 7 चरणों में होंगे बिहार में चुनाव। 23 मई को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए वोटिंग होगी और नतीजे 23 मई को आएंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण के मतदान की बात करते हैं तो इसकी अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 28 मार्च है और मतदान 11 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर वोटिंग होगी और ये 4 सीटें हैं औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरे चरण की अधिसूचना 19 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च होगी। वहीं नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 29 मार्च है। दूसरे चरण के लिए मतदान 18 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 5 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है और इसके लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर मतदान होगा और ये सीटें हैं झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। चौथे चरण के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी और इसके लिए मतदान 29 अप्रैल को होगा। चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर की सीटें हैं। पांचवें चरण के लिए अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी की जाएगी और मतदान 6 मई को होंगे। पांचवें चरण में 5 सीटें हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। छठे चरण के लिए अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी की जाएगी और मतदान 12 मई को होंगे। छठे चरण में 8 सीटें हैं, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में छठे चरण में मतदान होगा। सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी की जाएगी और चुनाव 19 मई को होंगे।
सातवें चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होगा और ये सीटें हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अलग अलग फेज में आपने देखा कहां पर चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन विभाग के सीईओ HR श्रीनिवास ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। राज्य में 7 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वोटर इस बार मतदान करेंगे। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। प्रथम चरण में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, द्वितीय चरण में 5, तृतीय चरण में 5, चौथा चरण में 5, पंचमा चरण में 5, छठा चरण में 8 और 7वां चरण में 19 मई को। और सभी फेज का काउंटिंग आपको 23/5 को होगा। तो बिहार में जहां 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं, वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होंगे। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। झारखंड में कब कहां चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, आइए देखते हैं। चार चरणों में झारखंड की 14 सीटों पर होगा मतदान। 29 अप्रैल को झारखंड में पहले चरण का मतदान। 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें हैं सामान्य। SC के लिए 1 तो ST के लिए 5 सीटें हैं रिजर्व। देश भर में जब 3 चरणों का मतदान संपन्न हो जाएगा, तब चौथे चरण से झारखंड में मतदान शुरू होगा और आखिरी के 7वें चरण तक चलेगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में 3 सीटों चतरा, लोहरदगा और पलामू में मतदान होंगे। 29 अप्रैल को इन 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 6 मई को दूसरा चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग 4 सीटें हैं। तीसरे चरण का मतदान 4 सीटों पर 12 मई को होगा। गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और सिंहभूम में वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण के मतदान 19 मई को झारखंड के 3 सीटों पर होंगे। राजमहल, गोड्डा और गुमला में इसके लिए वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। आम मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य भर में 29,464 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ECI का जो चौथा फेज है, जो हमारा पहला फेज होगा, जो नोटिफिकेशन 2 अप्रैल में निर्गत होंगे, जिसका मतदान 29 अप्रैल में होगा। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी रूपरेखा तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि राज्य भर में 600 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, जिसमें 200 पैरामिलिट्री फोर्स होंगे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरतने का भी दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है। निश्चित वातावरण में झारखंड में चुनाव कराने के लिए भारत सरकार जो अर्धसैनिक बल दे रही है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लगभग 600 कंपनी, जिनकी संख्या 40 से 41 हज़ार के करीब विभिन्न पुलिस पदाधिकारी, चाहे वो झारखंड पुलिस है, जैप है, IRB है, CRPF, SSB, ITBP, इस प्रकार की कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पूरा देश तैयारी में जुटा है और ये मौका देश की जनता को अपने विकास के लिए नई सरकार चुनने का है। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि अगले 5 सालों तक देश के विकास की बागडोर किसके हाथों में होगी। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही तमाम नेताओं में अपनी पार्टी को जनता का हितैषी बताने की ओर लग गई है। एनडीए में शामिल नेता जहां विकास के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष एनडीए को हर मुद्दे पर फेल बता रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लग गई है। 2019 में देश किस पार्टी को अपनी कमान सौंपता है, इसका फैसला देश की जनता को 7 दिनों में करना है, क्योंकि मतदान 7 चरणों में है। 2019 में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 23 मई को सबके सामने होगा। लेकिन जनता के फैसले से पहले तमाम पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो हताश हैं, निराश हैं, और जिस प्रकार से ये जो महामिलावट वाले महागठबंधन के लोग हैं, इनका महामिलावट जनता स्वीकार नहीं करने वाली, और महामिलावटियों से दूर होगी जनता। जनता सच्चाई के साथ चलेगी, विकास के साथ चलेगी, और देश की एकता और देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाले नेतृत्व के साथ चलेगी। और अंकगणित के हिसाब से हम तो 2014 में बीजेपी से अलग थे, लेकिन हमारी 17% मत थे। बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस जेडीयू 50% से ज्यादा मत हमें मिलते हैं, और लगभग 40 की 40 सीटों पर हम कामयाब होंगे। एनडीए के नेता विकास को लेकर दम भर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता पार्टी को पूरी तरह से तैयार बताकर अगली सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है, ऐसा दावा कर रहे हैं। बहुत पहले से तैयार थी और तैयार है, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि चुनाव की घोषणा हो जाए। महागठबंधन में सीट को अभी तक लेकिन आप लोग फाइनल नहीं किए, वो भी किस दल में सीट का फाइनल हो गया है? आप बगल में एनडीए की ही बात लीजिए, तो वहाँ कौन से सीट पर कौन लड़ेंगे इसकी जानकारी है आपको? नहीं है। ये थोड़ा बहुत खींचतान चलता है, लेकिन अब अंतिम समय आ गया, 2-3 दिनों में सारी बातें। आरजेडी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोल दिया है और कहा है कि चुनाव की तारीख देर से घोषित करने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का ही हाथ है। चुनाव की तारीख का ऐलान और पहले होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी मैंने भरपेट शिलान्यास करें, हमारे मुख्यमंत्री जी भरपेट ट्रांसफर पोस्टिंग करें। प्रधानमंत्री जी को ये भी मौका मिला कि 13 पॉइंट रोस्टर को लेके जो देश भर में पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में एक गुस्सा जो है पैदा हुआ था, जिसको लेकर भारत बंद भी हुआ, उसको शांत करने के लिए वो ऑर्डिनेंस ले आ सकें, इसका भी मौका दिया। एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव तो मोदी सरकार को रक्षा से लेकर विकास तक हर मोर्चे पर फेल करार दे रहे हैं। आपके नौजवान को और किसान को मिला दो तो भारत बन जाता है। ये वादे जो है, इन वादों पर एक दिन भी काम नहीं किया है। मॉब लिंचिंग, गाय, गंगा साफ करेंगे, क्या हुआ? तो ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी अभी तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। जल्द ही नेताओं के बोल विरोधी दलों के लिए और भी कड़वे होने लगेंगे, और जो नेता सालों से क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे थे, वो अब जनता के पैर पखारने उनके घर तक पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन की हालत तो और भी बुरी है, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला भी नहीं सुलझ पाया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत उलझी हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो सका है। हालांकि एनडीए के नेता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि कुछ दिनों के भीतर ही सीटों के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, बस चंद दिनों की बात है, सब कुछ आपके सामने। जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा, तीनों पार्टी के प्रमुख लोग बैठेंगे और सीटों का चयन कर लेंगे। चयन का आधार होगा जिताऊ उम्मीदवार। जिनके पार्टी के अंदर में जहां जीतने वाला उम्मीदवार होगा, वह आधार सीटों के चयन का बनेगा। महागठबंधन की हालत तो और बुरी है। कांग्रेस और आरजेडी की बातों में ही विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के आधे दर्जन सिटिंग सांसद महागठबंधन में आने वाले हैं, बस उनके महागठबंधन में आते ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तो आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन के लोग एनडीए के लिस्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक अपना कद्दावर उम्मीदवार दिया जा सके। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
आरजेडी ज्वाइन करता है और वो सीट किसी दूसरे गठबंधन के सहयोगी को मिलता है, तो फिर कैसे होगा? तो वो एक लास्ट आवर का जो एक रणनीति बनता है कि हमें किन को लेना है, सभी को लेना भी नहीं है, हम गुण दोष के आधार पे लेंगे। थोड़ा समय का इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी और यहाँ जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो लोग क्या क्या चाल चल रहे हैं, कौन सा सीट से किनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, तब ने जो है असेरी पर पसेरी दिया जाएगा, तब ने जवाब मिलेगा। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इस बयानों पर जेडीयू चुटकी ले रही है। महागठबंधन के सीट शेयरिंग का मामला, हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि होटवार जेल का कैदी नंबर 3351 माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा तय होना है। तो लालू प्रसाद जी हर शनिवार को मिलते हैं, तब तो क्या 16 मार्च को होगा कि 23 मार्च को होगा, और कौन कौन लोग दंडवत करेंगे? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का पेच काफी टेढ़ा हो चुका है। लेफ्ट साथ रहेगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। हम पार्टी ने महागठबंधन को धमकी देते हुए 14 मार्च तक समय दिया है, तो कांग्रेस को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर एनडीए में भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। 22 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी कौन सी 5 सीट छोड़े। अब देखना है कि दांव पेच में माहिर एनडीए और महागठबंधन के नेता कैसे इसका समाधान निकालते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। सीटों को लेकर उलझन अभी बनी हुई है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। लोहरदगा से विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने जहां निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की अपील की, वहीं दबी जुबान में उन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी भी जता दी है। वहीं बीजेपी नेता ओम सिंह ने कहा कि वो विकास के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि मैं जो 5 असेंबली सेगमेंट है उसमें कांग्रेस का एकमात्र विधायक मैं हूं, सेकंड टर्म का विधायक हूं। हमें पार्टी ने संगठन का दायित्व भी सौंपा था, तो ये सारी चीजें हैं और मैंने कहा कि ये निर्णय आला कमान को करना है। और भी लोग हैं, वो हमारे पार्टी के लोग सभी हमारे जो भी आवेदन दिए हैं वो पार्टी के समर्पित, वो भी कार्यकर्ता हैं और सबका एक अनुभव है। लेकिन पार्टी इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी जैसा उचित समझेगी उस अनुरूप हम कार्य करेंगे। महासमर की घोषणा हो गई है। यह चुनाव पूरे देश के लिए और लोहरदगा क्षेत्र के लिए भी, इस राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ विनाश है, एक तरफ विकास है, एक तरफ आतंकवाद है, एक तरफ राष्ट्रवाद है। जनता को यह तय करना है कि हम राष्ट्रवाद के साथ रहें या फिर आतंकवाद के साथ रहें। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में एनडीए मिशन एम पर जुट गया है, लेकिन इस खबर में जेडीयू मुख्य भूमिका में है और इस आशंका से महागठबंधन भी इनकार नहीं कर रहा है। बिहार में एमवाई समीकरण के बहाने लंबे समय तक मुस्लिम वोट पर एकाधिकार जमाए आरजेडी हो या सेकुलर पार्टी का तगमा लगाए कांग्रेस, मुस्लिम वोटर पर अपना हक जताते आए हैं और फिलहाल चुनाव में मुस्लिम वोटर का झुकाव भी इस सच्चाई को और पुख्ता करता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए, खासकर जेडीयू मुस्लिम वोटर को लुभाने के साथ साथ महागठबंधन के कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे पर नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं से अंदर खाने बात भी कर रखी है। देखिए, सही मायने में कहिए तो यही सेकुलर पार्टी है, हमारी ही पार्टी है जो सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के कल्याण के लिए बात सोचती है और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका हमारे तरफ झुकाव हुआ है और संपर्क में भी हमारे हैं। चूंकि अभी हम लोग को उसका पता खोलना ठीक बात नहीं है। जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार पर नजरें टिकाने के पीछे ठोस वजह दरअसल यह है कि इस बार जेडीयू मिथिलांचल और सीमांचल में ज्यादा उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन उसके पास फिलहाल बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं दिख रहा है जो महागठबंधन को ठोस टक्कर दे सके। ऐसे में जेडीयू की नजर महागठबंधन के मुस्लिम नेताओं पर टिक गई है। हालांकि जेडीयू के इस कवायद पर आरजेडी और कांग्रेस की भी नजर है। मगर अब मान लीजिए कि कोई स्वार्थी वर्ग है, तत्व है जो व्याकुल भारत बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, तो कोई भी कुछ कर सकता चुनाव के मौके पे
कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता है, मगर हमारी पार्टी में ऐसा बहुत कम होगा। वाली सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गवर्नेंस का, सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है, और सर्वव्यापी समावेशी सरकार चल रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि समाज के सभी तबकों का आकर्षण एक एनडीए के प्रति, बीजेपी के प्रति हुआ। बहरहाल लोकसभा चुनाव में बिहार में लगभग 10 ऐसी सीट हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में जेडीयू महागठबंधन के कुछ मजबूत मुस्लिम नेताओं पर नजरें टिकाए हुए है और अपने पाले में करने की कोशिश में जुटा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता का असर मुजफ्फरपुर में भी दिखने लगा है। चुनाव आयोग की पीसी के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। सरकारी कार्यालयों में सभी सरकारी होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू हो गया है। डीपीआरओ की माने तो 72 घंटों में सभी 16 प्रखंडों से सभी सरकारी योजनाओं के बैनर और होर्डिंग्स हटा लिए जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकार की जो भी प्रचार प्रसार, जो योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, उसको युद्ध स्तर पर आज सुबह से ही हटाया जा रहा है और लगभग हटा दिया जा चुका है। और इस संबंध में जो भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, सबको आदेश भी दिया गया है कि अपने अपने प्रखंडों से भी इसको हटा लें।